बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस शॉर्ट एंड स्वीट क्लिप में हमने बात करनी है कि 15 जजेस की 6 घंटे से ज़ायद लाइव समाअत में वो कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था केस का, इस कानून का कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया जितना कि करना चाहिए था। उसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट पर सस्पेंड होने के बावजूद भी गैर एलानिया तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया। साथ ही साथ में ये भी बताना है कि काजी फायज ईसा साहब के पहले ही केस में पीडीएम की कौन सी देरीना ख्वाहिश पूरी हो चुकी, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहती रही है, बल्कि एक कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स आए थे, ये कहा गया था कि जो रिमार्क्स होते हैं जजेस को उनको मीडिया पर पब्लिश नहीं किया जाएगा वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और इसके बावजूद भी लाइव जो कवरेज दे दी गई और 6 से 7 घंटे पूरे मुल्क को सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई दिखा दी गई। हमने जायज़ा लेना है कि ये कार्रवाई कैसी रही। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएम की कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई। पीडीएम पिछले 16 माह से हर वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में जाता था, पीडीएम की सबसे पहले एक ही रट होती थी। वो क्या होती थी जी? फुल कोर्ट बना दो। कोई भी केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, पॉलिटिकल जिसका एस्पेक्ट हो, मीन्स के 14 मई कोई इलेक्शन वाला केस है या कोई कानून को चैलेंज किया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, नैब अमेंडमेंट्स हो, कोई भी केस हो, पीडीएम की तरफ से सिर्फ एक ही जिद थी कि जी फुल कोर्ट बना दिया जाए। और हंसने वाली बात यह है कि कल जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस ने समाअत की, तो आपको पता है अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इस मैटर को तो हाई कोर्ट देख लेगी। पहले आपकी ये जिद होती है कि फुल कोर्ट बना दे जाए, जब फुल कोर्ट बन गया तो आप कहते हैं हाई कोर्ट देख लेगी। चलें जी, ये तो था कि पीडीएम की देरीना ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, पूरी हो गई। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस केस का, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, वो ये था अपील का राइट। अपील का राइट किस तरह से? अपील का राइट सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला करती है, तो उसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है। विद इन 30 डेज अपील फाइल की जा सकती है। इस जो अंडर चैलेंज है जो कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसका सेक्शन 5 अपील का राइट देता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है उसके खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील दायर की जाए। अब ये अपील का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो मौजूदा है उसके नहीं, बल्कि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया। मेरा पॉइंट है, जो मेरा तजज़िया है, जो मेरा इल्म है, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बहस इस पर होनी चाहिए थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट में कल 6 घंटे सबसे ज़्यादा बहस किस पर होती रही है कि जी वो काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर, कि चीफ जस्टिस ने अकेले ने बेंच बनाना है या 3 मोस्ट जो सीनियर जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस साहब और दूसरे 2 उनके बाद वाले, उनके साथ मिलकर बेंच बनाना है। सारी की सारी बहस इस पर लगी रही। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि क्या ये जो अपील का राइट दिया है ये दिया जाना चाहिए या ना दिया जाना चाहिए। ये जो अपील का राइट है आइन के मुनाफी है या आइन के मुनाफी नहीं है, बहस ये होनी चाहिए थी। ये जो अपील का राइट दिया है, क्या इसमें बदनीति शामिल है या नहीं? क्या ये सम स्पेसिफिक पर्सन्स को फायदा देने के लिए बनाया गया है या नहीं? क्या इससे अदालतों पर केसेस का मजीद बोझ बढ़ेगा या नहीं? काजी फायज ईसा साहब कल बार बार कहते रहे कि जी आज 150 केस और आ गया होगा, 57,000 केसेस पेंडिंग हैं, हम गरीब आवाम के टैक्स से इसलिए तनख्वाहें लेते हैं कि केसेस का फैसला करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था टू बी डिस्कस्ड कि क्या ये जो लॉ अपील का राइट दिया है इससे बेशुमार हजारों की तादाद में केसेस नहीं आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। और इस पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट बात हुई है। उसमें यह था कि जो आज से पहले 1947 से लेकर आज तक जितने भी केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं,
आ जाएंगी फिर अपीलें, फिर तो अपीलें आ जाएंगी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगा। और आपको अगर याद होगा तो ये लॉ इसलिए बनाया गया था कि जो 14 मई वाला इलेक्शन, 14 मई को इलेक्शन करवाने वाला फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये लॉ आया था कि हम अपील का राइट ले लेते हैं, इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे, फिर टाइम गेन करेंगे, फिर फलां 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 फलां। ये सारा का सारा सिलसिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पर इतनी डिस्कशन नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाना है या चीफ जस्टिस साहब ने मोस्ट दो उसके जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस के बाद उनके साथ टाई अप करके, उनके साथ मशवरा करके एक कमेटी की सूरत में फिर बेंच बनाना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अदलिया की आज़ादी। अब ये बेंच बनाने में और चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं उसको तकसीम करने में अदलिया की आज़ादी को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन होना क्या है, आज पार्लियामेंट ने फ्रेंडली अपोजिशन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की इस लॉ के जरिए। तो चीफ जस्टिस के जो पावर्स हैं उसको तकसीम किया, मतलब शुरू हो गया काम। कल को पार्लियामेंट, और ये आइन के खिलाफ, आर्टिकल 191 के खिलाफ, कल को पार्लियामेंट उठेगी और सुप्रीम कोर्ट की और पावर्स कम कर देगी। कल को कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी या फैसला देने की कोशिश करेगी या फैसला देने का कोई केस पेंडिंग होगा इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट उठेगी, पार्लियामेंट चुप करके फ्रेंडली अपोजिशन के साथ मिलकर असेंबली को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की उस केस से के लिहाज से पावर्स कम कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं रह जाएगा उस केस का फैसला करने के लिए। लिहाजा जिन्होंने ये आइन बनाया था, आर्टिकल 191 बनाया था, उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि जो पावर्स हैं एग्जेक्टिव की, जुडिशरी की और वो जो लेजिस्लेशन है, उनकी पावर्स अलग-अलग हैं। और उनको डिवाइड इसलिए किया था कि कल को एक दूसरे के काम में टांग ना फंसे। तो अगर ये आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इन फील्ड रहता है, इसको जायज़ करार दिया जाता है और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो मैं ये आपको बता रहा हूं, ये कल को मेरा क्लिप संभाल के रख लेना कि कल को जब भी कोई ऐसा फैसला आएगा और असेंबली में जो बैठे जो इन पावर्स लोग होंगे उनके खिलाफ फैसला आने की तवक्को होगी, तो वो उठेंगे, एक लॉ बनाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर देंगे। तो मेरा ये तज्जिया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये सोच है कि इस लॉ को ख़त्म करना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी लॉ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही था तो नैब में सारे के सारे केसेस खत्म हो गए थे। इसमें भी आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं तो 1947 से लेकर आज तक जितने भी केसेस हैं, या 1971 से लेकर आज तक जितने भी केसेस हैं जब से ये आइन बना है, वो सारे के सारे आ जाएंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट में, जिनके ये डिसीजन हुए हैं। उसके बाद जो एक थर्ड पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो हुक्म इम्तना जारी हुआ था, जो स्टे हुआ था, जो इसकी सस्पेंशन हुई थी, अभी वो अंडर सस्पेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। क्या ये कानून ये था कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बेंच बनाने से पहले अपने दो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनके साथ मशावरत करेगा कमेटी की सूरत में। तो कल चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जी 3 अक्टूबर तक केस को मुलतवी किया जाता है, 25 सितंबर तक सारी पार्टीज जवाब जमा करवाएंगे, रिटर्न अपने आर्गूमेंट से या जवाब जो भी करवाना है, और मैं अपने 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर ये डिसाइड करूंगा कि बेंच कौन सा बनाना है। मीन्स देर बाय के ये जो कानून चैलेंज किया गया है, ये तो चैलेंज इसलिए किया गया है, इसके चैलेंज में एक ये भी बात है ना, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो राइट ऑफ अपील और दूसरा पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस टू मेक बेंचेस।
तो ये जो बेंच बनाने हैं, फिर तो चीफ जस्टिस साहब ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया।